लगा बोलने से कुछ नहीं। लाइट एक अच्छा। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेव तस्मै श्रीगुरवे नमः। फिर से आपका कृतज्ञता व्यक्त करता है मेहुल भाई जी हम्म। आप आने के लिए। आई एम ऑफरिंग माई ग्रेटिट्यूड टू वैद्य मेहुल भाई शास्त्री जी फॉर कमिंग अगेन and explaining and conveying the knowledge of Ayurveda. So last time we discussed about, पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे मन और आयुर्वेद मानसिकता को लेकर, साइकोलॉजी we were discussing. Then we also discussed about the medicine for the mind, मन के लिए दवाइयाँ. Then we also discussed about some life skills, कैसे एक हफ्ते के अंदर इसका पालन कर सकते हैं, जीवन शैली. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इमरजेंसी मेडिसिन. पिछली बार उन्होंने बहुत सुंदरता से वर्णन किया था कि कैसे जो अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक आने पर क्या करना चाहिए, छोटे छोटे नुस्खे उन्होंने बताया था, प्रोफाउंड एंड वेरी प्रैक्टिकल. तो इसी चर्चा को आगे लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज का पहला प्रश्न ये है. तो वी सी दैट द दिनचर्या एंड ऋतुचर्या, ये हम्म। आयुर्वेद का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है. जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार युक्त विहार युक्त चेष्टसु कर्मसु. परंतु युक्त आहार क्या है, सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार इसकी जानकारी बहुत कम होते जा रही है. जो हमारे दादियों उनके पास, नानियों उनके पास हुआ करता था, हम्म। ये कम होता जा रहा है. तो उसके बारे में अगर थोड़ा प्रकाश डालोगे तो लोगों के लिए लाभ होगा. जी। नमस्कार सब लोगों को एवं गोविंद प्रभु जी को सादर प्रणाम करते हुए, अभी अभी जो प्रश्न आया है कि एक मनुष्य शरीर पर जितने भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, सारे फैक्टर्स को आयुर्वेद ने ले लिया है. बाकी की जितनी भी पथ्य या पद्धति है, वो कुछ फैक्टर्स को तो देते हैं, लेते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स को नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि काल का फैक्टर, टाइम. अब टाइम बहुत महत्व का रहता है. अ, जैसे कि हम देखें कि कोई व्यक्ति 10 घंटे मेहनत करता है या 12 घंटे मेहनत करता है, और कोई 12 घंटे एक दुकान में, आप एक दुकान का ही हम एग्जांपल ले, तो कोई व्यक्ति 12 घंटे दुकान खुली रखता है और कोई व्यक्ति 8 घंटे दुकान खुली रखता है. बराबर है. दोनों किराना की दुकान है. बराबर है. दोनों राजकोट में है, दोनों पास पास में है. तो मैं कहूंगा कि किसका व्यापार ज्यादा होगा? एक 12 घंटे खुली रखता है और एक 8 घंटे खुली रखता है, और दोनों सेम एक्सपर्ट है, सब कुछ बातों में वो समान है, सब बाकी के सारे फैक्टर दोनों के समान है. बराबर है. ऐसा नहीं है कि एक बहुत होशियार है और एक नहीं. बरोबर, सब कुछ समान है दोनों में. बराबर है. तो दोनों में से किसका व्यापार ज्यादा आएगा? तो अब इसका एक जवाब नहीं होगा. ये सुनने के बाद एक प्रश्न होगा, वो कौन से 12 घंटे खुली रखता है और ये कौन से 8 घंटे खुली रखता है. बराबर. अब देखिए, एक व्यक्ति है वो किराना का व्यापारी है, बाजार है वो जनरल बाजार है, जैसे मंडी होती है, और रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक दुकान खुली रखता है. 12 घंटे हो गई. बराबर है.
और दूसरा व्यक्ति है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक या 4 बजे तक खुली रखता है। सिंपल आंसर कि सुबह खुली रखने वाला ही ज्यादा कमाएगा, भले ही वो 6 घंटे या 8 घंटे दुकान खुली रखता हो, व्यापार उसका ज्यादा आएगा, क्योंकि मार्केट टाइम वहां पर वैल्यू करता है। कितने घंटे वैल्यू नहीं करते हैं, वो मार्केट टाइम कौन सा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब हमारे में वही हम बात देखें तो हम कितने न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कितना आहार ले रहे हैं, कितनी दवाइयाँ ले रहे हैं, कितनी बार जिम जाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितने योगा करते हैं, कितनी कितनी वस्तुएं हम करते हैं, वो महत्व का नहीं है। हम कब करते हैं वो बहुत महत्व का फैक्टर है। हम वो कब करते हैं। एक ही एक्सरसाइज होगी जो आपके शरीर को सुबह बहुत लाभदायी होगी, वही दोपहर में आपके लिए घातक हो सकती है। जो एक शरीर को कसेगी कसेगी मतलब कि मजबूत करेगी, वही दूसरी जो कसरत है वो घिसेगी आपके शरीर। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है काल का, मतलब केवल उतना कहने से नहीं चलेगा कि आप अच्छा भोजन करो, लेकिन अच्छा भोजन कब करो। बराबर है, तो ये बहुत महत्व का है। और दूसरा कितना करो, मात्रा में। दो फैक्टर होंगे यहाँ पर, एक प्रमाण और एक कब, मतलब टाइम फैक्टर। बराबर है, तो इसके आयुर्वेद में 3 विभाग में बांटा है। आयुर्वेद में बताया है कि मनुष्य को यदि स्वस्थ रहना है तो कुदरत के साथ, नेचर के साथ वो जितना रिदम बनाएगा उतना वो स्वस्थ रहेगा, और जितना रिदम उसकी टूटेगी उतना वो बीमार होगा। बराबर है। दिनचर्या ऋतुचर्या रात्रिचर्यान यथोदितान आचरण पुरुष सम्यक स्वस्थो तिष्ठति नान्यथा। यदि जब कुदरत का ये नियम है और उसके अनुसार वो यदि रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। जैसे रात्रि में वो सो जाएगा, रात सोने के लिए, इसके लिए तमो प्रभा रात्रि है। रात में सब लोगों को स्वाभाविक, पशु पंखी से लेकर सबको नींद आ जाती है, वो स्वाभाविक है। अब हम उस समय जगेंगे तो रोग होने वाले हैं, होने ही वाले हैं। बराबर है। अब भोजन का समय भी निश्चित किया गया है कुदरत के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से, अपनी प्रकृति, तो वो भी 2 समय ही है दिन में। वो 2 टाइम आप भोजन करेंगे और दोनों के बीच में 6 घंटे का, 5-7 घंटे का अंतर रखेंगे। 5 to 7 वो कितना भोजन आप करते हैं और कब करते हैं उसके ऊपर है, लेकिन मैं साधारण बताऊं तो 6 आवर्स का, 7 आवर्स का आप दोनों के बीच में अंतर रखेंगे तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। सुबह ब्राह्म मुहूर्त होता है, उठने का समय, वो समय पर उठ जाएंगे तो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। पानी, प्यास लगेंगे तब पिएंगे पिएंगे तो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। तो सामान्य पहलू है कि ये सब चीजें हम करेंगे और शॉर्टकट नहीं लेंगे और थोड़ी सहन करने की आदत रखेंगे तो प्रॉपर हम, ये जो शरीर है वो चलेगा लंबे समय तक। तो स्वस्थ वृत और सदवृत जानकर लोगों को बड़े बड़े शब्द लगते हैं कि भाई ऐसे हम कैसे बंबई में करेंगे। तो ये कोई स्वर्ग में होने वाली या कोई बिल्कुल मतलब प्राचीन काल में जैसे आज से 5,000 साल पहले हो रहा था और आज नहीं हुआ, आज नहीं होगा, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आप कर सकते हैं, ऑलरेडी जो कर रहे हैं उसी को आपको मतलब एक मॉडिफाइड करना है। और वो आसान है बिल्कुल, क्योंकि वो प्रकृति की ओर जा रहे हैं आप। मतलब आपको उसी तरह का करना है जहां प्रकृति आपको खींच रही है। आपको उल्टा करना होता तब तो तकलीफ होती। मानो आयुर्वेद ऐसा कहता कि आपको मतलब इस तरह से, मतलब नेवाले है वो नाक से ही पानी पीना है या तो इधर ही डालना है, तो होता गलत, मतलब वो तकलीफ होती। लेकिन वो तो ऐसा ही कह रहा है, वो केवल कह रहा है कि जो आप भोजन कर रहे हो मुंह से वही करो, चबा कर करो, बस इतना ही। पानी पी रहे हो उतना ही पियो, थोड़ा थोड़ा। बराबर है। तो वो सब वही करना है। इसके लिए बंबई हो, पुणे हो, अमेरिका हो, कहीं पर भी हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई है नहीं कि भाई ये 5,000 साल पहले होता था और अब नहीं होगा। ओके जी। Beautiful. हम्म, So he gave the beautiful explanation. Human body, हम्म, whatever it affects integral time, is not given by the other process of medicine. Ayurved's beauty is it also gives timing. Someone may work for 12 hours or some other person may work for 8 hours. He gave the example of shopkeepers and both are in Rajkot. He said one is working from 8 o'clock in the night till morning 8 o'clock.
and other one is working from 8 till evening 6 o'clock. But one who is working 8 hours is working according to the market time, therefore he makes more business. Similarly, when we follow the same principle in our life, then what happens? Then naturally we are living a nature-centric life. He said whether you take nutrition, you can do yoga, you go to gym, whatever you are doing, when you do, that defines how it will benefit you. Some exercise, some food are good in the morning, but in the afternoon, that could actually destroy you. He gave that, kasega ya ghisega. It will increase your health or it will destroy you. Similarly, food also, it has the principle of what are we eating is there, but when are we eating? And another interesting point, he said Ayurveda brings us closer to the nature. It is rhythmic with his nature. So that makes one very happy, whether it is sleeping or whether it is food, whether it is drinking water, these are all beneficial and they are all not impossible to perform. It is not that people used to perform these activities 5,000 years ago or they used to practice in Swargaloka. It is possible everywhere, whichever part of the world you are in. Eating twice a day, keeping a gap of 7 hours. So therefore, a prakriti, basically, they're not impossible, they're prakriti centric. He is not asking you to drink water from your nostril. He is asking you to drink for your mouth only. So therefore, because it is friendly to the nature, anybody can easily practice it. Yes, the next question, आपको दूसरा प्रश्न है कि आजकल हम देखते हैं कि पालकत्व जो सबसे कठिन बना हुआ है, बराबर, पेरेंटिंग। पहले पेरेंटिंग तो बहुत, जैसे पिछली बार आपने उदाहरण दिया, अगर आपका सिर ठीक है तो सिर के बारे में सोचते नहीं हो, अगर श्वास ले रहे हो तो श्वास के बारे में सोचते नहीं हो। उसी प्रकार से पेरेंटिंग के बारे में कभी सेमिनार नहीं हुआ करता था क्योंकि वो अपने आप आता था। लेकिन अभी अज्ञान होने के नाते इसके बारे में पालकत्व और आयुर्वेद का किस प्रकार से समन्वय करते हुए हम उनको मदद कर सकते हैं। In English, I'm asking about Ayurveda and parenting. How do we harmonize it? Because previously parenting was unconscious competency. Now it has become conscious incompetency. So इसको harmonize कैसे कर सकते हैं? पहले दोनों साथ साथ चलता था। पहले के काल में यदि हम देखते हैं तो पेरेंटिंग का कोई सेमिनार या कोई वर्कशॉप ऐसे नहीं होता था। जैसे अभी कोई भोजन सिखाने का कि किस तरह से भोजन करना है, बराबर है, उसका कोई वर्कशॉप नहीं होता है। सबको पता है थाली लेनी है, उसके साथ एक साथ दाल लेनी है, चावल लेना है, उसके साथ भोजन करना है, उसमें वर्कशॉप की क्या बात है। तो जितना सहज है हाउ टू टेक बाथ, इस तरह का कोई अभी सेमिनार नहीं हो रहा है, वर्कशॉप नहीं होता है। हालांकि वो होगा भविष्य में, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है। तो ये एक वस्तु थी कि सहज थी, बरोबर है, सब जानते थे घर घर पे। और जो घर के माता पिता थे वो इसलिए पढ़ा पाते थे क्योंकि वो पहले बायोलॉजिकली होते थे, साथ साथ साइकोलॉजिकली होते थे। दोनों साथ साथ चलता था रिदम से। मतलब वो एक मैच्योर जिसको कहते हैं, मतलब एज से भी वो मैच्योर होता था और साइकोलॉजिकली भी वो मैच्योर होता था। तो रिदम बनी हुई थी, तो दोनों साथ साथ चलते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। अभी क्या हुआ, अभी वो बायोलॉजिकली तो माता पिता बन जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली तो वो भी बच्चे ही है। मतलब एक खुद भी बच्चा है साइकोलॉजिकली, उसके यहाँ एक बच्चा आता है, बराबर है। तो एक बच्चा के जिम्मेदारी होती है दूसरे बच्चे को पालने की। खुद एक 35 साल का बच्चा है और दूसरा केवल 1 साल का, बस उतना ही डिफरेंस है दोनों बच्चे। उसकी माँ है वो 25-30 साल की है, वो भी एक बच्ची है बिल्कुल साइकोलॉजिकली। वो भी ऐसी ही शरारतें करती है जैसे बच्चे करते हैं। वो भी ऐसे ही एक्साइट हो जाती है जैसे बच्चे हो जाते हैं। कोई खिलौना लेकर गया तो बच्चे एक्साइट हो गए, फिर वो करने लगे। ऐसे ही वो सास के साथ करती है, ऐसा ही उसका स्वभाव है। तो आजकल इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को परवरिश नहीं कर रहे हैं, बच्चे बच्चे का परवरिश कर रहे हैं। एक 25 साल की बच्ची है, एक 1 साल की बच्ची है, दोनों बच्ची है। एक 25 साल का बच्चा है छोटा सा,
बराबर है, वो भी यही कर रहा है हरकतें जो छोटा बच्चा करता है, और उसके यहाँ भी एक बच्चा है छोटा सा, वो भी ऐसा कर रहा है। तो दोनों अभी कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि अभी दोनों बच्चे इकट्ठे हो गए तो शरारतें होगी, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कौन किसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि दोनों बच्चे हैं। अब ये साइकोलॉजिकली यदि बड़ा बन गया पेरेंट्स, तब तो वो कंट्रोल कर सकता है, तब तो वो पोजीशन में आ सकता है, तब को वो उसके पास योग्यता हो सकती है। लेकिन आज प्रश्न ये है कि दोनों बच्चे एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, बायोलॉजिकली फर्क है लेकिन साइकोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। तो इसके लिए आयुर्वेद में बताया, जैसे वो खुद ही आयुर्वेद को नहीं समझता है, नहीं जानता है, और उसको अभी नहीं लगता है कि मुझे ये कुछ जानना चाहिए बच्चों के लिए, मतलब वो बच्चा है। तो इसके लिए आयुर्वेद को सभी पेरेंट्स को दो विषय जानने हैं। एक साइकोलॉजी जाननी है जो आपको सही मायने में मैच्योर करेगी, और यदि वो नहीं होंगे आप, तो लंबे समय तक आप केवल बायोलॉजिकली फादर एंड मदर यानी कि पेरेंट्स, लंबे समय तक आप वो रोल प्ले नहीं कर सकते हैं योग्य रीति से। तो सबसे पहला साइकोलॉजी मनोविज्ञान जानना है, दूसरा आयुर्वेद जानना है। आयुर्वेद नहीं जानते हैं तो बहुत सारे जो हम लोग बच्चों को फूड नहीं दे सकते हैं योग्य, हम बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते हैं, हम बच्चों को जिस समय पर जो संस्कार करवाना चाहिए, जो ध्यान रखना चाहिए, वो नहीं रख पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे शारीरिक रूप से तो बीमार होते हैं, उसको सिजोफ्रेनिया, डाउन सिंड्रोम, ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसी साइकोसोमेटिक डिसीज भी हो सकते हैं। उदाहरणता से आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, अब आपको डब्बा में क्या देना है वो पता नहीं। सपोज आपने कुछ भी डब्बे में ब्रेड दे दिया या रात का बासी दे दिया, बराबर है, उसके साथ कुछ भी चटनी या सॉस दे दिया। अब आपको पता नहीं है ये बच्चा यदि 2-3 महीने लगातार खाएगा, बराबर है, या एक महीने में 10-15 बार भी खाएगा, 5-7 बार भी खाएगा, और ऐसा 3-4 बार, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस होने वाला है, उसको जलन होने वाली है पेट में, उसके बाल जड़ने वाले हैं, उसके बाल सफेद होने वाले हैं, उसके आंखों पर चश्मा लगने वाला है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि आपको जो स्वाभाविक है डब्बा, उसी का नॉलेज नहीं है आपको क्या देना है। अब एक तरफ तो आप अच्छी से अच्छी स्कूल में बिठाते हो उसको अच्छी पढ़ाई करने के लिए, दूसरी तरफ आप उसको डब्बे में ऐसी चीजें दे रहे हो जो तामस है, तो वो मेमोरी लॉस होने वाला है। अब अच्छी से अच्छी स्कूल में बिठाने से क्या होगा, जब उसके पास मेमोरी ही नहीं है, उसके पास अच्छा माइंड नहीं है, तो उससे क्या होगा, वो क्रोधी होने वाला है, वो गुस्सा होने वाला है, क्योंकि उसका आहार ही ऐसा है। तो इस तरह से पेरेंट्स को तो कम से कम आयुर्वेद सबको सीख लेना चाहिए, कम से कम आहार के विषय का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को कोई क्लिनिक कर देना है, या तो फिर उसको कोई भी बहुत बड़ी औषधियां जान लेनी, ऐसा कोई वस्तु नहीं। आप सिंपल बच्चों के लिए जो उपयोगी है फूड के बारे में उतना आपको अवश्य जानना है, और दूसरा संस्कार के बारे में। फूड का नहीं जाना तो दो बातें मैं बताऊंगा अभी। एक, जानना है आपको फूड का, फूड से लेकर बाकी की जितनी भी जो फैक्टर है बच्चों के, वो जानने हैं, जिसको हम एक फोल्डर में रखेंगे, जिसको नाम देंगे इम्यूनिटी। बराबर है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। तो आप बच्चा का क्या होगा, आपने इम्यूनिटी बराबर कर दी तो शारीरिक रोग नहीं आएंगे, बराबर। तो ये जान लिया आपने, बराबर। तो वो पूरा का पूरा आयुर्वेद का सार हो गया, बच्चे की इम्यूनिटी कैसे अच्छी रखे, शरीर कैसे अच्छा रखे, इम्यूनिटी कैसे अच्छी रखे, वो एक हो गया। दूसरा आपको जानना है, तो दूसरा संस्कार। तो संस्कार क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो आपने बच्चों के मस्तिष्क में डाल दिया कि बाहर का कोई भी वायरस, यदि मानसिक वायरस आएगा, वो शारीरिक वायरस के सामने लड़ेगा, लेकिन मानसिक वायरस आएगा, कोई बच्चा कोई बच्चे को हिंसा करते हुए देखेगा या कुछ भी शरारत करते हुए देखेगा उसको, तो ये इसके नहीं सीखेगा, उसको आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल दिया। तो ये दोनों उसको देना है, ताकि बच्चों को हम लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके। तो दो बातें, एक आयुर्वेद और एक साइकोलॉजी, दो विषय पर उसको भार देकर सिखाना है। उसमें प्रैक्टिकल हम इम्यूनिटी के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी आहार है, वो सभी कुछ विहार है, क्रियाएं है, वो सब। सेकेंड, साइकोलॉजिकली जितने भी संस्कार है, विचार है, वो सब कुछ। ये दो पार्ट आप करेंगे तो आयुर्वेद की दृष्टि से आपका पेरेंटिंग पूरा होगा। जी थोड़ा संस्कार के बारे में और थोड़ा बोल सकते हो? कैन यू स्पीक लिटिल बिट हाँ, संस्कार? थोड़ा संस्कार के बारे में मैं यदि बताऊं तो उसके दो पार्ट होंगे।
एक तो साइकोलॉजिकली जो बच्चा जिस वातावरण में रहता है, वो वातावरण से वो ग्रास्प करता है और उसी को अपना विचार या उसी को अपनी पर्सनालिटी बना बना लेता है, बराबर है? पर्सनालिटी क्या है पता है आपको? आपने नाम तो सुना होगा, पर्सोना। पर्सोना यानी मुखौटा। मतलब मैं यहाँ पर एक मतलब ऐसा मैं बैठा हूँ, बराबर? अभी मैं बंदर का एक मुखौटा लगा लेता हूँ। बराबर है? तो मैं क्या दिख जाऊँगा, मेरा शरीर तो जैसे बॉडी ह्यूमन बॉडी होगी, लेकिन मेरा बंदर का मुखौटा होगा। तो बच्चे भाग जाएँगे कि ये बंदर आया ऐसा, बराबर? आपको भी अजीब लगेगा कि ये तो मुखौटा। आप जो परिस्थितिवश जो अपना एक मुखौटा बना देते हैं, अच्छा या बुरा, उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सोना यानी मुखौटा। तो बच्चा जो होता है वो एक तरह का आता है, लेकिन वो आस-पास का जैसा वातावरण बनता है, उस तरह से वो सीखने लगता है। अब गलती क्या होती है संस्कार में कि हम संस्कार को 2 पार्ट में हम सीखेंगे, देखेंगे। एक संस्कार होता है जो क्रियात्मक संस्कार है, बराबर है? क्रियात्मक संस्कार किसको कहते हैं कि जैसे कर्णवेध करना, जैसे अन्नप्राशन करना, जैसे जात कर्म संस्कार, वो सब क्रियात्मक संस्कार हो गए, बराबर है? उसको कहते हैं गुणांतराधानम, बराबर है? वो क्रिया एक कुछ प्रकार की होती है और थोड़े टाइम में वो पूरे हो जाते हैं। उसकी इम्प्रेशन रह जाती है, लेकिन वो पूरे हो जाते हैं, उसको क्रियात्मक कहेंगे। एक वो होता है वातावरणात्मक, मतलब वातावरण आस-पास का हम कैसा बनाते हैं, उसके ऊपर उसके संस्कार बनते हैं। मतलब सपोज़ कोई बच्चा को इस वातावरण में रखेंगे आप, अच्छे वातावरण में, पॉजिटिव वाइब्स में, तो वो बच्चा धीरे-धीरे अच्छा बनने लगेगा। उसको सूचन जिसको साइकोलॉजी में या हिप्नोथेरेपी में उसको सजेशन कहते हैं। मतलब एक बच्चे को आप 5 बार बोलेंगे कि तू मूर्ख है, तो वो मूर्ख बनने लगेगा। एक को कहेंगे कि तू गुस्सा वाला है, तो वो गुस्सा वाला होने लगेगा। एक तो कहेंगे कि तू तो तेरे पास असीम शक्ति है, तू तो बहुत अच्छा है, तू ये कर सकता है। ऐसा उसको एनकरेज करेंगे, उसको यदि इसी हिम्मत, तो वो ऐसा बनने लगेगा। तो बहुत बड़ा रोल यहाँ पर संस्कार, 2 प्रकार के संस्कार का आता है। एक क्रियात्मक यानी कि जो हम ट्रेडिशनली संस्कार करते हैं, उसका बड़ा रोल आता है, क्योंकि उसके पीछे जो प्रिंट जाती है सबकॉन्शियस में, वो बहुत महत्व की होती है। इसके लिए उसको साइकोलॉजिकल ना कली करना ज़रूरी होता है, उसके पीछे का साइंस समझकर। सेकंड होता है वातावरण, जो हमको पेरेंट्स को कुछ प्रकार का वातावरण बनाना पड़ता है उसके लिए, ताकि उसमें वही गुण आए और वो उसी तरह से उसका स्वभाव बने। जैसे हम ही झगड़ रहे हैं, तो उसको देखकर बच्चा झगड़ने ही लगेगा, या तो फिर उसमें झगड़ालू स्वभाव डेवलप होगा उसका। हम ही मत्सर कर रहे हैं, मौसी गई और उसके पीछे हम उसी की बात चालू कर देते हैं कि मौसी वैसी है वैसी, और सामने आई तो आइए मौसी जी, मैं तो बहुत आपका इंतजार कर रही थी, और हम उसका पैर छू लेते और पकड़ लेते उसकी बाएं के, वाह क्या। तो वो देखता है कि यही मौसी आती है तो पिता या मम्मी उसके पैर छूने लगते हैं, और वही जब जाती है तब उसका मौसी पुराण खोलकर बैठते हैं कि भाई मौसी वैसी है। तो वो भी इस तरह की पर्सनालिटी, जो ड्वेल पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, उस तरह का वो होने ही लगता है। वो कोई यूनिवर्सिटी में कोर्स नहीं करवाना पड़ता है उसको, वो धीरे धीरे सीखते सीखते वो देखने लगता है कि इस जगत में यदि ऐसा करना है तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे मुखौटे बनाने हैं मुझे, बराबर? तो वो एक वातावरण पॉजिटिव देना वो महत्व का होता है। तो थैंक 2 यू। प्रकार के संस्कार जी। उन्होंने he explained very beautifully about the concept of Ayurveda and parenting. Parenting was not a seminar previously because it would come naturally, just like eating. We don't have seminars on bathing. Eventually, it might come. So, parents knew psychology and biological growth. But today, what has happened? The parents have only become parents because of biology without the psychology. Basically, what's happening? The 25-year-old or 30-year-old husband and wife, father and mother are raising a child. Biologically, there is a gap, but psychologically, both are children. Both are excited, both are angry, both are upset, emotional driven. So therefore, the parents are not raising the child, but the child is raising the child. It will certainly create a conflict. They are not able to control. They are not able to manage. Psychology gives the yogyata or the capability to be a parent. Therefore, Ayurveda teaches two things. One is the psychology and one is the samskar, the habits, right? So therefore,
Ayurveda and psychology, lack of knowledge, simple lifestyle is not given. For example, what you give in the tiffin when they go to school? If you are giving them a rotten, food which is not fresh, which is very spicy, giving bread, so in long run, it will create all kinds of immunity problem. They will have ulcer, colitis, spectacles will come, hyperacidity will come. So therefore, beginning from there, simple thing. When you give the simple and sattvic thing, it will increase their immunity. This is the food. And second is samskar is like an antivirus software. It will immune them from mental operation coming from outside, which are right. Just like psychology, what it's like a persona, mukhata. If you're a human being but wearing the mask of a monkey, it will create some kind of joke or people get scared. So therefore, creating proper samskaras becomes very important. And he gave two understanding of samskaras: kriyatmak and second is environmental. Kriyatmak samskaras are ritualistic centric. They're also important. Namakaran, Karana Bhed, all that samskara. They create an impression. But the second, environmental, are very important, the positive psychology. Right? If they are seeing you repeatedly being angry or you being basically double standard, when some seniors come, you are able to offer them obeisances. But as they go out, we speak ill about them. They will collect those kind of qualities from the parents. Therefore, these samskaras and food habit, if it develop properly, then it is certainly will benefit them. So अभी तीसरा प्रश्न है कि आयुर्वेद के, we are going to ask more and more questions, no doubt. आयुर्वेद के जो आपने पिछले बार मनस को लेकर, फिर बाद में दवाइयों को लेकर, कुछ जीवन शैली को लेकर, और आज आपने जो भी बताया जो साइकोलॉजी पेरेंटिंग को लेकर, तो कुछ शब्दों में जो आयुर्वेद के मुख्य फाउंडेशन, यानी कि इसको रिकन्फर्म करने के लिए 2 दिन के हमारे डिस्कशन में एक आप समरी के रूप में आप बताओगे तो अच्छा रहेगा। कौन से पिलर है, कौन के उनके स्तंभ आयुर्वेद के, what are the pillars of Ayurveda as an essence people can actually understand and move forward. ओके ऐसे आयुर्वेद के ही हम देखें तो त्रिस्तंभ आयुर्वेद है, मतलब 3 पिलर पर वो खड़ा है। और ऐसे आप जैसे ह्यूमन को देखें, वो भी 3 पिलर पर खड़ा है। तो त्रिस्तंभ और त्रिस्कंध उसको कहते हैं। त्रिस्कंध यानी कि जहां पर हम ह्यूमन खड़ा है, वो शरीर मन आत्मा ए ट्राइंगल है। और आयुर्वेद देखे, ये तीनों को अच्छा करने के लिए आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है। एक 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 के साथ एक 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 का जोड़ है। तो शरीर मन आत्मा, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, बराबर है। तो अभी आहार, शरीर के लिए आहार जरूरी, मन के लिए निद्रा जरूरी, और ब्रह्मचर्य आत्मा के लिए जरूरी। ये 3 स्तंभ 3 के लिए होते हैं। मतलब ये शरीर को बराबर रखना है तो ये तीनों प्रॉपर होने चाहिए। मतलब शरीर मतलब पूरा एक व्यक्तित्व को अच्छा रखना है अपने आप को, तो ये तीनों को एक बैलेंस करना होगा। समरी ये कैसे, अभी हम शरीर को देखें तो शरीर के सेल्स सारे बनते हैं वो आहार से बनते हैं। तो हमको ये जो बॉडी कुदरत ने बनाया है, बराबर है, या क्रिएटर भगवान ने बनाया है, बराबर है, तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि इसमें क्या डालना है। वो आपके ऊपर नहीं छोड़ा है कि यू विल डिसाइड, ऐसा नहीं किया है। जैसे गाड़ी वाला ये चूज करके ही आपको देता है कि इसमें पेट्रोल ही डालोगे और इसमें डीजल डालोगे, उसी हिसाब से मैंने इंजन बनाया है।
वो ऐसा ऑप्शन नहीं देता है कि आप पेट्रोल भी डाल सकते हो, केरोसिन भी डाल सकते हो, डीजल भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कहता है। वो क्या करता है, पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी, तो उसके हिसाब से ही इंजन बनता है। अब उसमें ड्राइवर सामान्य से सामान्य अनपढ़ व्यक्ति भी उसमें तर्क या लॉजिक नहीं लगाता है। वो ऐसा नहीं कहता है कि भाई 15 लाख मैंने दिए हैं, कमाता मैं हूँ, गाड़ी मैंने ली है। वो कौन होता है निश्चित करने वाला कि हम पेट्रोल डाले डीजल डाले? हम डीजल डाल देंगे पेट्रोल गाड़ी में, तो कंपनी को नुकसान होगा कि उसको नुकसान होगा? उसको ही होने वाला है। कंपनी वाले कहेंगे कि तू तू बिल्कुल अनाड़ी आदमी है, या तो फिर बिल्कुल वो है, क्योंकि हमने लिखा है पूरा का पूरा, बराबर है। तो वो नहीं कहता है कि कंपनी ने अभिशाप दे दिया, देखो कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं करता है वो ऐसा करने पर, बराबर, कि भाई इंजन ही ऐसे बनाए हैं, ऐसा कुछ भी, बराबर है। लेकिन अभी हम हमारे पर देखते हैं, जैसे कि ये पेट्रोल के लिए गाड़ी बनी है, मतलब एक फूड, निश्चित फूड ही इसको पूरा डाइजेस्ट हो पाता है। उसके पूरे के पूरे प्रकार है। जैसे आप धान्य में कौन से धान्य खाओगे, समी धान्य में कौन से खाओगे, वेजिटेबल्स आपको कौन से रहेंगे वो भी ऋतु के अनुसार, फ्रूट्स आप कौन से अच्छे खा सकते हो, दूध आप कौन सा पी सकते हो, घी खा सकते हो, कितना खा सकते हो, वो सबके कुछ रूल्स बने हुए हैं, बराबर है। ऋषि मुनि ने वो आत्म साक्षात्कार के सारे रूल्स जान लिए क्रिएटर के पास से, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, वो रूल का पालन नहीं करते। हम पेट्रोल की गाड़ी है और कभी डीजल डाल देते हैं, कभी ऑयल डाल देते हैं। फिर इंजन है, वो 60 ईयर की 8 ईयर्स की वारंटी थी और 40 साल में पूरा हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि भगवान ने उसको भाई ले लिया, बराबर है। या तो वो मर गया तो हम कहते हैं कि पूर्व जन्म के कोई कर्म थे उसके, इसके लिए वो मर गया, अब सामने ही इस जन्म में दिख रहे हैं उसके कर्म। तो हम लोग उसका सॉल्यूशन हम ये नहीं जानते कि भाई ये फूड किसके लिए। तो आयुर्वेद सबसे पहले जो ध्यान देता है ना, वो किस पर देता है, तो वो बोलता है कि आहार पर। आपको शरीर लंबे समय तक अच्छा टिकाना है, उसके पास से आपको काम लेना है, तो आपको क्या करना होगा, फूड का आपको नॉलेज रखना होगा। आप दुनिया भर का नॉलेज मत रखो जीके के नाम पर, जनरल नॉलेज के नाम पर। तो अमेरिका कहाँ आया है, लंदन कहाँ आया, कितनी नदियां है, कितने पर्वत है, एवरेस्ट कहाँ है, कौन चढ़ा, कब चढ़ा, कितनी नाइल नदी गहरी है, कौन डूबा, कब कौन तैरा, कौन पार किया, किसने वर्ल्ड कप जीता, किसने हारा, आईपीएल कौन लाया, सट्टा कौन खेल रहा है, शेयर बाजार का निफ्टी कहाँ गया, सेंसेक्स कहाँ गया, वो सब आपको पता नहीं होगा, चलेगा। लेकिन आपको यदि फूड पता नहीं होगा तो नहीं चलेगा। वो बार बार आपको रिपीटेडली लेना होता है, क्योंकि कुदरत ने ऐसी व्यवस्था रखी है, तभी आप एनर्जी ले पाओगे। पर फर्स्ट थिंग फूड, सेकेंड निद्रा। नींद आपको कैसी लेनी है, वो यदि आपको आया नहीं तो आप जीवन भर डिस्टर्ब रहोगे, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहोगे, नेगेटिव पर्सनालिटी आपकी हो जाएगी, आप गोलियां खाते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा आपकी नींद है वो साउंड नहीं। तो नींद लंबी, और नींद ऐसी चौड़ी और लंबी नहीं होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए। नॉलेज जैसा है नींद का, नॉलेज कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, नॉलेज कितना गहरा है उससे मतलब। आईएएस आईपीएस यूपीएससी क्रैक करते हैं तो सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पेड़ की तरह, थोड़ा मुमरा डाल दिया, थोड़ा सेव, थोड़ा चना डाल दिया, एक भी डिटेल पूछो आप उसको कि चलो चलो आयुर्वेद के सिद्धांत, तो वो नहीं जानते हैं। तो वो नॉलेज ये मतलब नहीं है कितना लंबा और चौड़ा है, नॉलेज का सेंस है कितना गहरा है। उसी तरह से नींद कितनी गहरी है, आप 6 घंटे सोते हो लेकिन नींद गहरी है, आपका मन एकदम स्वस्थ रहेगा, एकदम साउंड रहेगा, एकदम अच्छी तरह से पॉजिटिव रहेगा। तो दूसरा स्तंभ है निद्रा का। थर्ड वन इज ब्रह्मचर्य। मतलब आपके जितने भी विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, वो सभी को आप कंट्रोल कर पाते हो, वो आपके कंट्रोल में है, तो ब्रह्मचर्य है। यदि उसके कंट्रोल में आप है तो ब्रह्मचर्य नहीं है। ये ब्रह्मचर्य का एक व्यापक अर्थ है। तो आपका जो संस्कार का स्तर आत्मा का है वो बहुत अच्छा रहेगा। ये आयुर्वेद के 3 स्तंभ है। इसके ऊपर हमारा पूरा वीडियो है, दिनचर्या के ऊपर है, ऋतुचर्या के ऊपर है, रात्रिचर्या के ऊपर है, और ये त्रिस्तंभ के ऊपर एक पूरा वीडियो हमने शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर डाला है। उसमें पूरा बताया है कि आहार कैसा होना चाहिए हमारा, निद्रा कैसी होनी चाहिए, और यदि ये नहीं है तो हम वो प्लान प्रयत्न करें, हम चिकित्सा करें कि भाई हमारा फूड सही नहीं है तो क्या करें, चेंज करें।
निद्रा सही नहीं है तो औषधियां ले, और ब्रह्मचर्य का पालन हम नहीं कर पाते, मतलब ब्रह्मचर्य अर्थात एक एस्पेक्ट है, केवल इतना ही नहीं है कि सेक्स की बात है, सेक्स की भी बात आयुर्वेद ने बहुत अच्छी तरह से बताई है। और वो रीत से लोग यदि फॉलो करेंगे, युवा लोग, गृहस्थी लोग, तो उसको भविष्य में जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, फर्टिलिटी रिलेटेड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो नहीं आएंगे। आयुर्वेद ने चारों पुरुषार्थ के ऊपर काम किया है, काम के ऊपर भी बहुत सारा कुछ आयुर्वेद ने गाइडेंस दिया है, तो इसके ऊपर भी हम कर जी जी। बहुत he gave very beautiful answer about three pillars of Ayurveda, right? That three pillars are, one is related to the body, one is related to the mind, and one is related to the Atma. Ahar for the body, food for the body, Nidra for the mind, and Brahmacharya for the Atma. And all should be good. The Sharira cells are made of Ahar. Bhagavan has decided what to place in this body. Just like a vehicle owner, one who manufactures it, he decides what kind of oil you have to place, petrol, diesel, or gas, right? He decides. And somebody may buy that vehicle and he may think, I will do whatever I want. Even the most ordinary person will understand what to do and what not to do with his vehicle. But unfortunately, when we see the body and we do anything with our body without following the laws of nature, laws of Ishwar, when we malfunction it, what does it do? It will certainly collapse. So rather than saying the immediate action and consequences, we bring the philosophy of karma and God did like this. It's very laughing, right? So therefore, Ayurveda gives importance to body. Food knowledge is important. We may have many general knowledge about everything, about America, about whatever he mentioned, all that. But if you do not have the simple knowledge of food, it is so sad, right? So therefore, it is important to understand this. And he talked about Nidra. Nidra should be not necessarily long, it should be deep. If there is a deep sleep, then it will certainly make one very stable. When that is not there, it causes a lot of psychological problem. And then second, and the third is brahmacharya. Now the concept of brahmacharya, he gave a broader perspective of it, that when we have everything under our control, because Ayurveda deals with all the four purusharthas, including the purushartha of enjoying the senses, how to do it. If that is followed properly, then the childbirth and other aspect of life will be managed very nicely. So therefore, he also said there are videos on this, people can see that. And this way, when we practice these three pillars of Ayurveda, it will certainly benefit immensely. Now, the fourth question I would like to ask you, like last time you explained, आपने बताया था पिछली बार कि इमरजेंसी मेडिसिन में आयुर्वेद का कितना कंट्रीब्यूशन है. And he explained very nicely about the paralysis. So can you give some more ideas where people can start practicing? लोग पालन करना प्रारंभ कर सके, जो छोटे छोटे उपाय है जिसके साथ उनका बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है. और इसके साथ में और भी अगर आपको कुछ कहना है तो आप इसमें. ओके, आयुर्वेद में इमरजेंसी चिकित्सा, बहुत लोगों का ऐसा है कि आयुर्वेद में तो धीरे धीरे रोग मिटता है, और पैरासीटामोल या ऐसी कोई एलोपैथी दवाई ले ली तो जैसे ले ली कि तुरंत जैसे गया गायब, माथा का दुखावा गायब, सर दर्द गायब, बुखार गायब, पेन गायब, छू मंतर, पेन गो ट्यूब, पेन गो बाम, बराबर है। तो वो उसको ऐसा लगता है कि जैसे जादू ही है दवाई। और आयुर्वेद ओके, स्लो 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 होगा तो इस जन्म में लेंगे तो अगले जन्म में ठीक होंगे, मतलब बराबर है। तो आयुर्वेद बॉडी के रिदम को डिस्टर्ब किए बिना आपको ठीक करती है। तो आपकी जो बॉडी की रिदम है
उसको अनुसार वो औषधियाँ, क्योंकि वो दोनों नेचुरली है। एक बॉडी भी कुदरत ने बनाया और औषधि भी कुदरत ने बनाई। उसमें केमिकल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो जो बनाता है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। बराबर है? तो वो केमिकल से जितनी भी दवाइयाँ या बनती है, वो बॉडी को रिदम को डिस्टर्ब करके जो कुछ करती है वो शॉर्टकट। जैसे पैरासिटामोल ली, आपको लगा कि वो बुखार उतर गया, तो आपको पता है बुखार को उतारने के लिए पसीना लाना ज़रूरी होता है बॉडी पर, और वो पसीना लाने के लिए आपके 5 तंत्र को डिस्टर्ब होना पड़ता है। मेले जैसे आप मेरे घर पे आए और मैं धक्के देकर आपको निकालूँ, उस तरह की परिस्थिति पसीने की होती है। उसको निकालने के लिए 4 तंत्र डिस्टर्ब होते हैं। आपका चेता तंत्र डिस्टर्ब होता है, आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है, श्वसन तंत्र डिस्टर्ब होता है, लेकिन इसको एनाटॉमी जानते नहीं है लोग। इसके लिए उसको ये लगता है कि ₹1 की तो पैरासिटामोल है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इमरजेंसी आयुर्वेद में नहीं है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में बहुत सारी इमरजेंसीज़ है। मतलब इमरजेंसी में आपको बहुत उपयोग हो सकती है। हमारे घर पे ऐसी दवाइयाँ रखनी चाहिए और वो बहुत काम की है। जैसे मैं 2-3 दवाइयाँ आपको बोलूँ अभी और अनुभव बोलूँ कि क्या-क्या इसके हमारे अनुभव है। बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को जनरली उल्टी, वॉमिटिंग होती है। बराबर है? खास करके गर्भवती महिलाओं को वॉमिटिंग होती है तो बार-बार वो गायनेक के पास जाते हैं, वहाँ पर एंटासिड मेडिसिन्स उसको दी जाती है, तो एसिडिटीज़ वगैरह नहीं होती, या तो फिर उसको वॉमिटिंग की दवाई दी जाती। तो इस तरह की दवाई लेकर जिसकी उल्टी बंद ना हो रही हो, बच्चों की या बड़ों की, किसी की भी। तो मैंने ऐसा केस देखा था एक, कि एक छोटी बच्ची अभी यहाँ पर गोंडल गाँव है हमारे पास, वहाँ की वो आती थी, और आपको आश्चर्य लगेगा कि वो उसको बचपन से ही कामला हो गया, उसको स्टेरॉइड दी गई। एक तो आईवीएफ हुआ उसका, पहला तो आईवीएफ से उसका बर्थ हुआ, और उसके पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। मैं कोई कल्पना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी कहता हूँ ना मैं, वो सत्य इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो लेसन से हम कुछ सीख सके। तो संस्कृत आर्य गुरुकुलम का एक नियम है ऐसा। तो और सच्ची घटनाएँ इतनी है हमारे पास कि कोई स्टोरी कहने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, मतलब क्योंकि पूरा डेटा है। हाँ, एक होता कि हम यदि ग्राउंड में काम नहीं करते, तो हमको स्टोरियाँ बनानी पड़ती उसकी, बराबर है? जैसे पिक्चर वाले बनाते हैं, कभी गाँव में रहते नहीं है, लेकिन गाँव का पिक्चर बनाने के लिए पूरा लाते हैं, बराबर? लेकिन हम तो ऐसा नहीं है, हम तो बैठे ही गाँव में, बराबर? तो उसका छोटी-सी बच्ची, एक तो आईवीएफ से बर्थ हुआ, उसका स्टेरॉइड दिया, बाद में उसको कामला हुआ, मतलब जॉन्डिस होता है वो, दूर करने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ करना पड़ा, वो सब कुछ हुआ। उसकी वॉमिटिंग चालू हो गई, और 6 एलोपैथी पीडियाट्रिक ने वो वॉमिटिंग मिटाने की कोशिश की, अलग-अलग मेडिसिन्स देकर, वो थक गए। उन्होंने बोला कि ये नहीं मिटेगी। आयुर्वेद के एमडी एक है, उसके पास वो लोग आए। मैं अगली बार आप शिविर में आएँगे तो मैं प्लान करूँगा कि उसका इंटरव्यू लें हम, जिस व्यक्ति को ये हुआ है उसको, बराबर है? तो वो आयुर्वेद के एमडी ने सुवर्ण वाली दवाई दी, गोल्ड वाली, मतलब महँगी से महँगी दवाई दी, तो भी उल्टी उसको वॉमिटिंग मिटी नहीं। अब कहीं से उनको पता चला कि ये संस्था तो स्पेशली आयुर्वेद के बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रही है, तो हमारे पास आए। अब वो महँगी-महँगी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयाँ लेकर आए थे, तो उसको पहले तो ऐसा हुआ कि ठीक है, अभी करके देखते हैं, अभी इतना तो कुछ है नहीं, मतलब कैसे होगा? हमने उसको एक दवाई लिखी जो आपके लिए बहुत काम की है, मयूर चंद्रिका भस्म। मैंने उसको देखा कि ये वॉमिटिंग है, तो ओके, मयूर चंद्रिका भस्म उसको देनी है, आँख बंद करके देनी है, बराबर? आयुर्वेद की दवाइयाँ सब आँख बंद करके नहीं देनी है, बहुत बड़ी खुली रख कर देनी है, लेकिन कुछ आँख बंद करके आप दे सकते हैं। इसमें से एक दवाई है मयूर चंद्रिका भस्म, आपको घर पे रखनी है, बराबर है? कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ। मयूर के जो पीछे होते हैं, जो अभी पीकॉक है, बरोबर है? उसके जो पीछे है, पीछे वाले जो ऐसे कृष्ण भगवान उसको मुकुट में लगाते हैं। हुँ, उसके बीच में जो एक एक बड़ा कलर का, ग्रीन कलर का होता है, उसको टिलड़ी कहते हैं हमारी परिभाषा में। बराबर है? तो उसको जलाकर ये भस्म बनाई जाती है। उसको बीच वाला ही जलाना है, पूरा नहीं।
और वो भस्म बनती है, उसका नाम है मयूर चंद्रिका भस्म। बराबर है। अब वो डब्बा भर के आपको घर पे रख देने। आप आपके पास नहीं है मयूर चंद्रिका, ओके, बैजनाथ कंपनी की मिलती है, एक या दो कंपनी ही बनाती है, तो बैजनाथ कंपनी की मिलती है, वो लाकर आप घर पे रख सकते हैं। बराबर है। अब क्या हुआ, उसको मैंने ये दे दिया। अब कुमार कल्याण रस महंगी दवाई है आयुर्वेद की, उससे भी उसको उल्टी, मतलब इस प्रकार की दवाइयां उसको चल रही थी, उल्टी मिट्टी नहीं थी, वोमिटिंग स्टॉप नहीं हुई थी। आपको आश्चर्य लगेगा, केवल 3 दिन में उसकी वोमिटिंग ठीक हो गई, जो पिछले 1.5 साल से नहीं हो रही थी। 5 पीडियाट्रिक उसने बदल दिए थे। बराबर है। मतलब टॉप मोस्ट 5 पीडियाट्रिक्स थे, वो उसकी वोमिटिंग नहीं मिटा पाए थे, इंजेक्शन देकर भी, बोल्टन। ये केवल 3 दिन में, केवल 6 खुराक में उसकी वोमिटिंग स्टॉप। अब इससे ज्यादा इमरजेंसी औषधि कौन सी हो सकती है उसकी, पहली बात। बराबर है। ये इमरजेंसी नहीं तो थी ही पूरी की पूरी, क्योंकि जब वोमिटिंग उसको बंद नहीं होती तो कभी भी उसकी जान चली जा सकती थी। बराबर है, क्योंकि उसको कोई न्यूट्रिशन ही मिल नहीं रहे थे, पूरा का पूरा निकल जाता था। बराबर। ये बहुत ही उपयोगी है। कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है, उसके यहाँ होनी चाहिए। बस आयुर्वेद में इस प्रकार से नहीं सिखाया जाता है प्रैक्टिकली। इसके लिए दुर्भाग्य है कि आज 70 to 80% आयुर्वेद के डॉक्टर भी इसको नहीं जानते हैं। वो स्वाभाविक, उसके एमडी के पास गए थे, उसने भी ये सजेस्ट नहीं किया था, क्योंकि उसके पास वो भूल गए थे। और उसके बाद वो गए वहां पर, मेरे के बाद, वो लेने के बाद की उल्टी मिट गई। बोले किससे मिटी? बोले मयूर चंद्रिका भस्म से। वो बोले हाँ, वो तो मुझे भी पता था, लेकिन उस टाइम याद नहीं आया, क्लिक नहीं हुआ। वो अज्ञानी नहीं था। क्लिक होना जरूरी होता है। बराबर है। वो क्लिक आप क्या होगे कि रेगुलर टच में रहोगे तो क्लिक होगा। नहीं तो क्या है कि बहुत लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन वो स्टॉक 79 का है, किसी का 89 का है, किसी का 99 का है। हम्म, के लिए रिफ्रेशर कोर्स होता है कॉलेज में, क्योंकि रिफ्रेश करो, पुस्तक तो पढ़ते नहीं है प्रोफेसर घर जाकर, तो रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है। तो इसके लिए अभी ऐसी बहुत सारी इमरजेंसी में हम मेडिसिन कहते हैं। एक ये रखो, दूसरा एक हरड़ रखो, हरड़ का चूर्ण। हरड़ आप ले आओ, सिंपल है। एक, आपको हरड़ लेने जाना है ना, तो आप पैसे लेकर जाओगे तो ठीक है, बरोबर, नहीं जाओगे तो बाद में दे देना, वो तो रखेगा बाकी। लेकिन हरड़ के लिए जाओ तो एक ग्लास ऑफ वाटर, बराबर, वो लेकर जाओ। थोड़ा गिलास पानी लेकर जाओ, या बोतल लेकर जाओ, और एक गिलास लेकर जाओ। फिर अरड़ को बोलो, मतलब वो गांधी को, अब उसका भी पहला एक्सपीरियंस होगा, अभी तक कोई वैद्य भी ऐसा नहीं गया होगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ, आपकी इंप्रेशन बड़ी अच्छी बन जाएगी। उसको बोलो कि मैं द्रव्य गुण का एमडी हूँ, आयुर्वेद का एमडी हूँ, मतलब बरोबर है, मुझे अरड़ चाहिए, तो अरड़ दिखाएगा। बरोबर है। अब वो आप क्या करो कि वो ग्लास से पानी निकालो, ग्लास भरो उसका, बरोबर है, उसने भी नहीं सुना होगा, पूछ लो उसको। उसमें अरड़ रखो, डुबाओ। जो डूब गई वो आपके काम की, और तैर गई वो नहीं लेनी आपको। और जो डूब गई ना, वो अरड़ सबसे बेस्ट गुण वाली होती। अब ऐसी अरड़ घर पे लाकर चूर्ण किया आपने हरड़ का, और वो अरड़ आपने डेली ली, 1 टीस्पून डेली, उसका चूर्ण पानी के साथ। मैं नहीं कहता हूं, 1 महीना करके देखो, 1 महीने के बाद हम जूम पर मिलते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो बात। बराबर है। तो ये एक मेरे तरफ से आपको होमवर्क है। बराबर है। गोविंद प्रभु जी, आपका क्या कहना है इसमें? हाँ करना चाहिए बरोबर। बराबर है। अभी अरड़ का मैं ऐसा आपको बताता हूं कि वो विषा, हरड़ हरड़ को इंग्लिश में मालूम है आपको शब्द? somebody कैन शेयर इट? हरड़ को देख लेंगे ना, हरड़ का देख गूगल ले, पर। हरड़, हरड़ ना। हरड़ हरड़ हर डे, उसको हर हरडे डे हरडे। रोज लेना है, एवरी डे। ओके। बराबर है। हर डे। हरड़ हिंदी में कहते हैं, गुजराती में हरड़ हरड़ कहते हैं। बराबर है। ठीक है। तो ये एक त्रिफला जिसका बनता है ना, त्रिफला। हाँ हाँ त्रिफला में 3 फल होते हैं, तीनों फल है, आंवल की फल है, बहेड़ा फल है, और हरड़ भी फल है, इसके लिए ओहो, उसको त्रिफला कहते हैं। बरोबर है। हाँ त्रिफला चूर्ण सुना होगा, उसमें एक फल है, वो हरड़ है। राइट राइट राइट। बराबर है। तो अरड़ को लेकिन कैसी लेनी है, बड़ी लेनी है, वो उसको बीसा कहते हैं। 20 ग्राम से ज्यादा आसपास वजन होना चाहिए, तो बेस्ट क्वालिटी की आती है। बेस्ट क्वालिटी की लेकर आपको वो खानी है, क्योंकि सभी प्रकार की क्वालिटी आती है। तो पानी में डूब जाए ना, वो बहुत ही अच्छा अरड़ है। और क्रिश्चियनिटी क्या करते थे अपने प्रचार के लिए, आपको पता है?
कि वो डूब जाए वो हरण बेहतर है, और डूब जाए वो भगवान है ना, वो इतने अच्छे नहीं। जैसे वो लोग प्रचार किया करते थे, पता है आपको, क्रिश्चियनिटी के लोग यहाँ आए तो लोग एक लकड़े का है वो यीशु ख्रिस्त का बनाते थे, एक मतलब एक स्टेचू, और एक बनाते थे वो गणपति का लोहे का बनाते थे, बरोबर। फिर उनको पूछते थे कि लो पानी भाई, ओके, दोनों का फिनिशिंग वगैरह सेम है, बरोबर है। एक लकड़े का है, एक उसका। वो बोले कि आपका भगवान तैराएगा? बोले कि हाँ, ये संसार का सागर मुझे पार करवा देगा। तो बोले किसको मानते हो? तो आप तो रामचंद्र जी खड़े हैं इधर बाण लेकर, धनुष बाण लेकर, बरोबर है, लेकिन लोहे की मूर्ति है, तो उसको देखते हैं तो फट करके रामचंद्र जी नीचे आ जाते, डूब गए, बरोबर है। बोले कि ये तो डूब गए, ये कैसे तैराएंगे? फिर यीशु ख्रिस्त को लाते थे, क्रॉस को या यीशु ख्रिस्त को, वो लकड़े का होता है, फिनिशिंग एक तरह की है। बोले कि ये तो वो डालते थे तो वो तो मतलब वो तो तैरने लगता था। बोले ये भगवान तैराएंगे। तो मेरे जैसा कोई पंडित गया न्याय पढ़ा हुआ, तो मैं वहां प्रचार में, मेरे जैसा ही कलीग गया कोई न्याय पढ़कर, तो वो आदिवासी ने बताया कि ये तो अच्छा प्रचार कर रहे, कि ऐसा ऐसा कह रहे कि ये तो हम तो संसार सागर को तैरने वाला मानते, तैरा कर बाहर जाने वाला मानते हैं, तो ये तो खुद डूब रहे हैं, हमको कैसे तैराएंगे? तो उसने बताया, वो न्याय पढ़ा हुआ था, कि यह हमारे यहाँ तो परीक्षा किसकी है? जल की है ही नहीं, अग्नि परीक्षा है। देखो सीता ने कौन सी परीक्षा दी थी? अग्नि परीक्षा दी थी, आपको पता नहीं? किसी की भी परीक्षा लेनी है तो अग्नि परीक्षा है, कि भाई चलो अग्नि परीक्षा दो। सी रामचंद्र जी ने कौन सी ली थी परीक्षा? बोले अग्नि परीक्षा ली, सुना है? बोले ले आओ अग्नि। अग्नि लाए। तो जैसे रामचंद्र जी ने सीता जी की ली थी, तो इन्होंने रामचंद्र जी की परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा। तो डाला उनको, मूर्ति को डाला वहां पर, तो ऐसे ही वो बाहर आ गए, मतलब बराबर है। और उसको क्रॉस को रखा, यीशु ख्रिस्त जल गए पूरे के पूरे। बोले कि देखो अभी ये सत्य। तो वेरी नाइस। तो उदाहरण हमको ऐसे पढ़ाते वक्त देते हैं, क्योंकि लोगों का माइंड है वो ऐसे वो न हो जाए, मतलब कंटाल न जाए, इसके लिए। ओके, यस। ठीक है जी। So, Acharya ji ने बहुत he explained very nicely about the emergency medicine, giving two examples. There are many examples since we are running out of time. So he explained about vomiting, the story of vomiting child. Went to 6 doctors because generally what happens when the woman is pregnant, overcoming because they vomit, and because of that they take anticid. And because of that the child also is born like that. But if you follow some simple procedure of keeping Mayur Chandrika Bhasma, Mayur Chandrika Bhasma is made of that the 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 what do you call it as their pankha from that green color. They have that, you can buy it from Vaidyanath also. So one of the case which was like suffering from 1.5 years, within 3 days they were able to solve, because they're working in the villages. They, whatever story they're telling, they are not made up stories, they are real stories. So therefore this is kind of an emergency medicine only. It is great for the pregnant women. One Ayurvedic doctor also had given very costly medicine, something else, but that didn't work. When these people went back to him saying that, this medicine worked, he asked them, which was that? They told Mayur Chandrika. Oh, even I knew, but it did not click because he was not conscious of his work and not reading. Right. So that's important to keep this. And secondly, talked about the one of the medicine from Triphala Churna, that is Harda. All right. This is very interesting. He said you have to take a water bottle, glass of water when you go to buy it from the shop. It should be almost like a 20 gram. And when you place in the water, if it floats, it is not beneficial for you. It has to dip into the water. That's a good quality. If you take for 1 month, he's guaranteeing, if you take for 1 month, he said this could be a homework for those who are attending. 1 month if you take every day, and you can see the difference. And he jokingly told the story of Christian stupidity. Like, this is all so many stories like that. But this Nyaya Shastri, he said, oh, pariksha has to be always Agni pariksha, not water pariksha. Right? Naturally, wood will be burnt. So he said, just to explain this principle, he told this story. And we are very thankful to Mehul Bhai Acharya ji for presenting so humorously
and simply at the same time very profound, not impossible to practice, very easy to manage. The beauty of Mehul Bhaiji is, it does not make it very complex. It is profound, but it is not complex. It's easy and very profound. And therefore, we want to add more talks in this series. Dr. Arti Ganesh Ramkrishnan will explain what is the next program for, making people come in contact and get benefit of this. Yes, thank you very much, गोविंद जी और आचार्य मेहुल जी। आचार्य जी के मुंबई में आने वाले 31 अगस्त और 1 सितंबर को कुछ कार्यक्रम हैं, उसके विषय में मैं जानकारी देती हूँ। मुंबई में हमारा गुरुकुल है ज्ञानकुल चेंबूर में। वहाँ पर गुरुजी का और उनके टीम का ट्रेडिशनल पेरेंटिंग टिप्स फॉर न्यू एज पेरेंट्स इस विषय में सेमिनार होने वाला है। जो मुंबई में रहते हैं वो इसका लाभ अवश्य लें। 31 अगस्त के सुबह 10:30 से 1 o'clock रहेगा और साथ में उनकी ओर से 2 या 3 वैद्य भी आ रहे हैं। तो जिनको स्वास्थ्य संबंधित जो आपको मार्गदर्शन चाहिए, नाड़ी परीक्षण जिनको करवाना है, उसके लिए भी मेहुल आचार्य जी की ओर से लोग उपस्थित रहेंगे। So this is one program. On 1st of September morning, 31st August evening, we have a session at IIT Bombay where Acharya ji will be speaking on human psychology and Ayurvedic solutions. So this will be on 31st August, 5 p.m. to 8 p.m. And on 1st of September evening, there will be a similar session in South Bombay. The exact venue will be communicated to everyone. तो ये सारे ऑफलाइन सेशंस हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप प्लीज इस नंबर पे टच में रह सकते हैं एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। कैन वी टेक 1 or 2 क्वेश्चंस? गोविंद जी, आचार्य जी। हाँ, ओके। बहुत सारे लोगों को आपकी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आप भेज दीजिएगा अपनी लिंक मुझे और सबको, तो हम आपकी ही लिंक से सबको शेयर कर देंगे। यही प्रवचन हमारा। जी ओके। बिल्कुल। और नेक्स्ट फ्राइडे है कि नहीं, ऐसे पूछ रहे हैं लोग। नहीं, अभी अगला कार्यक्रम हमारा आपका जो है मुंबई का रहेगा। ओके उसके बाद हमारा ऑनलाइन जो प्रवचन है उसके बारे में सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होगा। ओके, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि अभी 31 और 1 तारीख को जो लोग आ सकते हैं वो आए। ओके। 31 और इसके लिए अगर किसी को नाड़ी परीक्षा कराना है, दे हैव टू रजिस्टर विथ आरती जी। अपने आप ऐसा नहीं आ सकोगे, बिकॉज they need to know how many people will register, whether in South Bombay or near IIT. So please register. Do not just come because he's bringing, so that everybody gets a quality time and do their nadi pariksha. Okay. So we'll stop here, I think. Yes, thank you so much. Yeah. ओके, तो ओके 31 और 1 को है। और ओके ओके, तो नेक्स्ट का हम वो बताएंगे कि कब हमारा वो होगा। और एवरी सैटरडे आयुर्वेद का एक क्लास हो रहा है 9 to 10 PM रात को। आप लिंक दे दोगे क्या? वो एवरी सैटरडे होता है, तो उसका लिंक हम सबको दे देंगे इसी ग्रुप में। जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो लोग लेट्स आयुर्वेदा ग्रुप ज्वाइन कर ले। तो मेरा ऐसा विचार है कि इसी को एक एक विषय पर लेकर ऐसे संवाद के रूप में, प्रश्नोत्तरी के रूप में ये हम जारी रखेंगे कार्यक्रम के बाद भी। मतलब कोई एक टॉक, कोई एक डिसीज को लेकर या फिर कोई एक सब्जेक्ट को लेकर 2-4 प्रश्न, और वो पब्लिक से भी हम पूछे कि उनके कोई है, फिर उसमें से जो प्रश्न अच्छे लगे वो हम वो करें। मतलब बराबर है ना? तो संवाद के रूप में लोगों को नॉलेज मिलता रहे और वो भी लोग लाभान्वित हो बच्चे के स्वास्थ्य वगैरह के विषय पर। ओके, आई थिंक मेरे नंबर पे अगर कोई संपर्क करें तो उनको मैं लिंक भेज दूंगी।
हाँ, ओके ओके ओके। तो आरती जी का नंबर ले लीजिएगा और ग्रुप में आरती जी दोनों का रिकॉर्डिंग, पहले वाले वीडियोस का और अभी का, दोनों का आप रख देंगे। जी तो जी वो लिंक ही हम एक ही शेयर कर देंगे सबको। बिल्कुल। ठीक। ओके, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार।